इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय बजट पर बोले सीएम धामी, कहा प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, कई समस्याओं का सीएम ने मौके पर ही किया समाधान। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बजट पर बयान आया सामने, बजट को बताया महिलाओं और किसानों पर केंद्रित, कहा पहाड़ी राज्यों में नई विकास की योजना का रोड मैप लेकर आया है बजट। फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकारों को लेकर मसूरी में संघर्ष तेज, व्यापारियों ने फुटपाथ विक्रेता अधिनियम 2014 के उल्लंघन का लगाया आरोप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत भी रैली में हुए शामिल। रुड़की के भगवानपुर में संत रविदास की शोभा यात्रा के दौरान हुई खूनी झड़प, दलित समुदाय के दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी और गोलीबारी, घटना में एक व्यक्ति की मौत, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट विकसित भारत का संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। लोकल से ग्लोबल की सोच को आगे बढ़ाते हुए ये बजट समावेशी विकास का स्पष्ट संदेश देता है। ये बजट रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते भारत की झलक प्रस्तुत करता है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहाँ की परिस्थितियों का पूरी तरह से ध्यान करते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए भारत का बजट है। और हमारे लिए, चूँकि हमारे राज्य उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। और चूँकि मैं अभी 2 दिन पहले हमारे प्रगति पोर्टल पर जो 42 योजनाओं की समीक्षा का एक आकलन कर रहा था, तो 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं अभी तक गतिमान हैं। इस बजट में हमारे जैसे पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसमें ध्यान प्रावधान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ा है। लगभग 1800 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको इसमें मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, जो कि हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और हमारे यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं पेयजल की, उसको कहीं ना कहीं दूर करने वाली ये योजना, उस योजना में जिस प्रकार से एक बड़ी धनराशि 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, उससे हमारे राज्य की योजनाओं को और गति मिलने वाली है। इसके साथ साथ ये बजट विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे राज्य को जो अतिरिक्त संसाधन है राज्य के विकास कार्यों के लिए, वो इससे प्राप्त होंगे। और बैठक से पहले जो माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में बजट पूर्व एक सभी राज्यों के सुझाव लिए गए थे, उनसे वार्ता की गई थी। हमारे यहाँ से भी जो उनसे अनुरोध किया गया था कि जो शासकीय है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट्स टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका विस्तार किया गया है, बल्कि इसको पहले से बढ़ाकर 1,85,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह ब्याज मुक्त योजना विगत वर्षों में
उत्तराखंड के लिए बहुत लाभकारी रही है। इसी प्रकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पर्वतीय टेल्स की घोषणा की गई है, उससे हवाई संपर्क उड़ान योजना विस्तारित उसका स्वरूप होगा। टियर 2 टियर 3 शहरों पर विशेष फोकस होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बायोफार्मा स्ट्रेटजी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जैसे प्रावधान उत्तराखंड राज्य के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी लखपति दीदी योजना जो हमारे राज्य की महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा उनकी समृद्धि और आगे बढ़ने का आधार बन चुकी हैं। उसमें भी जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको उद्यमिता से जोड़ने के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए के समर्पित SME ग्रोथ फंड तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल जैसे निर्णय ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर ये केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरे समन्वय के साथ इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उनका मानना है कि ये बजट महिलाओं और किसानों पर केंद्रित रहा और साथ ही पहाड़ी राज्यों में नई विकास किस तरह से हो इस विषय में भी इस बजट में प्रावधान किए गए और विकसित भारत 2047 में किस तरह हम अपनी भूमिका निभा पाएंगे उसका स्वरूप भी बजट में साफ नजर आता है कि आज हमारा देश का बजट जो है वो आज टेबल हुआ है और इस देश के बजट में जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत किया है, मेरा मानना है कि यह बजट पूरी तरीके से महिला केंद्रित रहा है, पूरी तरीके से किसान केंद्रित रहा है, पूरी तरीके से जो हमारे हिमालय राज्य हैं उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट की रोड मैप बन सकता है तो उस और समर्पित रहा है। पूरा बजट जो है खेल और खिलाड़ियों को लेकर समर्पित रहा है। हमारी विरासत के रूप में चाहे हमारे मंदिर हो, हमारे धार्मिक स्थल हो, उनके डेवलपमेंट को लेकर रहा है। भविष्य के लिए भी चाहे वो सेमीकंडक्टर या क्लाउड डेटा मैनेजमेंट हो इत्यादि को लेकर भी इस बजट में बहुत कुछ कहा गया है। सड़क रेल इत्यादि के बारे में भी बजट में बहुत कुछ आया विषय है। और 2047 के यदि हम विकसित भारत की बात जो हम सब ने संकल्प लिया है भारत के एक एक नागरिक ने, तो ये बजट में उसका स्वरूप दिखता है कि किस प्रकार से हम इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और 2047 में विकसित भारत के निर्माण में भारत का प्रत्येक नागरिक कैसे भूमिका अदा कर पाएगा और ये बजट किस प्रकार से हर भारतीय को सशक्त करेगा, वो इसमें हम देख रहे हैं। पूरी तरीके से जिसे कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वस्पर्शी जो है ये बजट है जो कि बहुत स्वागत योग्य है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान स्कूल में एडमिशन चाह रही एक नन्ही बच्ची से मुख्यमंत्री की ऐसी बातचीत हुई जिसने वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर दिया। बच्ची की बातें सुनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसे स्कूल में एडमिशन हर हाल में दिलाया जाए। जनता दर्शन के दौरान एक बच्ची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची और स्कूल में एडमिशन न मिलने की अपनी समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने बेहद स्नेह और संवेदनशीलता के साथ बच्ची से बात की और उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। बातचीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्ची को स्कूल में एडमिशन मिलने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता स्थित प्रेम पैलेस में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने VBG रामजी योजना जन जागरण जिला सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेखा आर्य ने कहा कि मनरेगा के मुकाबले ये योजना हर तरीके से बेहतर है और इसे 20 साल के अनुभव से मिली सीख के आधार पर ही तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसीलिए इस योजना की आलोचना कर रही है क्योंकि राम के नाम से उनका विरोध बहुत पुराना है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 100 के बजाय अब 125 दिन रोजगार की गारंटी, रोजगार न मिलने की स्थिति में भत्ता देने और साप्ताहिक डिजिटल भुगतान जैसे प्रावधान इस योजना को श्रमिकों के लिए बेहतर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि फसलों की कटाई और बुवाई के सीजन में इस योजना के तहत सार्वजनिक काम 60 दिन के लिए रोक दिए जाएंगे ताकि श्रमिक कृषि कार्य में भी काम कर सके और इस योजना के तहत भी उनके लिए रोजगार के अवसर न छूटे। जी राम जी का जो योजना है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने
मनरेगा को एक नए स्वरूप में और एक नई व्यवस्था में और एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, एक ग्रामीण जो है गरीब ग्रामीण कैसे सशक्त हो सके, उसे किस प्रकार से रोजगार परक गारंटी उसे प्राप्त हो सके, प्लस यदि उसे 125 दिनों का रोजगार जो भारत सरकार दे रही है, यदि उसमें कोई विलंब हो जाए तो उसका बेरोजगारी भत्ता उसे मिले। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो है वीबीजी रामजी योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण को समर्पित करी है। मैं मानती हूँ कि योजना अपने आप में बहुत कारगर है। 2047 को यदि हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक विकसित पंचायत जब होगी तभी जाके जो है विकसित भारत की जो हमारा संकल्प है, हमारी कल्पना है वो पूर्ण होगी। तो उस दिशा में ये बहुत मजबूत कदम है जिसका कि हम सब लोगों ने बहुत स्वागत किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश से कांग्रेस कई मायनों में जो है इस योजना की आलोचना कर रही है और जहां तक मैं समझती हूँ कि उनकी आलोचनाओं को यदि सुना जाए तो उनके आलोचनाओं में कोई बिंदु, कोई क्लॉज पे उनकी कोई आलोचना नहीं है। उनकी सारी आलोचना जो है वीबीजी रामजी के नाम पर उनकी आलोचना है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश ने देखा है कि जब राम मंदिर बनाने की बात आई तो कांग्रेस का कैसा रुख था। पूरे देश ने देखा है कि जब राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, पूजा अर्चना हुई, तो उसमें किस प्रकार से उनके शीर्ष नेतृत्व ने बहिष्कार किया। तो ये देश को विदित है। मैं मानती हूँ कि बहुत जल्द जो है सभी देशवासी जो है समय पर जब जब मौके मिलते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी काम करती है। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ग्रामीण और ग्राम्य व्यवस्था पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से रोजगार गारंटी पर है, 125 दिनों का रोजगार है, बेरोजगारी भत्ता है, इसके अलावा सारी अवसंरचनाएं बहुत ही मजबूत है और कृषि से संबंधित भी उनको कार्य करने के लिए छूट है। तो एक ये स्वागत योग्य योजना है और ये आज के सम्मेलन के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों उसमें प्रतिभाग किया और सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निश्चित रूप से चाहे वो ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, बीडीसी मेंबर हो, वो आम जनमानस तक में इन योजनाओं को के बारे में जो भ्रम पैदा किए जा रहे हैं उसको वो खत्म करेंगे और ये योजना भविष्य के लिए बहुत कारगर होने जा रही है। फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकारों को लेकर मसूरी में संघर्ष तेज हो गया है। रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पटरी व्यापारियों ने हिस्सा लिया। कार व्यापारियों ने फुटपाथ विक्रेता जीविका संरक्षण एवं विनियम अधिनियम 2014 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए न्याय और समान व्यवहार की मांग उठाई है। रैली में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला और पार्षद सुशांत बोहरा ने भाजपा सरकार पर गरीबों और मेहनतकश वर्ग की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना पारदर्शी प्रक्रिया और लिखित आदेश के कई व्यापारियों को सूची से बाहर किया गया है, जो समानता के अधिकार का हनन है। मॉल रोड से पटरी व्यापारियों को हटाकर उनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ किया जा रहा है। हरक सिंह रावत ने मसूरी विधायक व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर कृषि विभाग में भ्रष्टाचार और संयंधाम के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट का आरोप लगाया। रैली में व्यापारियों ने एकजुट होकर न्याय, पारदर्शिता और आजीविका के अधिकार की मांग को दोहराया। कि नगर पालिका ने रेली पटरी वालों के साथ अन्याय किया है, इनको उखाड़ा है, इनको बेरोजगार कर दिया। जरा सा भी दया नहीं है इस प्रदेश सरकार में, जिला प्रशासन में, नगर प्रशासन में। एक बार ये तो सोच लेते, इनके छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल आते हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, घरों में बीमार होते हैं, बिना पैसे के, बिना रोजगार के कैसे इलाज करेंगे। अरे उखाड़ने से पहले, इनको रोकने से पहले इनके लिए कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए। हमने उत्तराखंड में, जब मैं राजस्व मंत्री था, हरिद्वार में, देहरादून में और पूरे प्रदेश में रेडी पटरी वालों की लड़ाई को लड़ा। भारत सरकार में लड़ाई लड़ी। भारत सरकार ने कानून बनाया कि रेली पटरी वालों को उखाड़ने से पहले, उजाड़ने से पहले उनका व्यवस्थित किया जाएगा, उनको जगह दी जाएगी। नगर निगम, नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उनको उखाड़ने से पहले, उनको उजाड़ने से पहले, उनको रोजगार से हटाने से पहले उनके लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। और ये लड़ाई मैं आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश सरकार से धामी से कहना चाहता हूं
और मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा इस विषय पे। और मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर प्रदेश सरकार नहीं मानी, जिला प्रशासन नहीं माना, धामी नहीं माना, तो हम इस सरकार के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जोशी जी को मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरे साथ मंत्री रहा है, राजनीति में मैंने शुरू में मदद की है उसकी, इसलिए तो मेरे सामने बोल नहीं पाते कोई, इसलिए नहीं बोल पाते कि युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाने में मैंने मदद की थी उनको, गणेश भाई को। मुझको नहीं पता था कि मंत्री बनने के बाद इतने दिमाग खराब हो जाएंगे। मैं तो 9 बार का मंत्री हूं, मैं तब भी आपने देखा सड़कों पे नारे लगा देता हूं। उसके इतने दिमाग खराब हो गए, इतने दिमाग खराब हो गए। अरे तुम्हें एक मंसूरी की जनता ने जिताया, क्या योगदान है उसका इस मंसूरी में? हॉस्पिटल नहीं। मुझको आप बता दो क्या योगदान है। कुशवाहा जी यहाँ रहे, नगर पालिका चेयरमैन रहे, यहाँ से लड़ाई लड़ी, लोगों की लड़ाई लड़ी। आप मुझे बता दो क्या योगदान है? तो फौज से भाग के आ गया, राजनीति करने लगा। और आज सैनिकों के नाम पर चूना लगा रहा है। मैं भी सैनिक कल्याण मंत्री रहा हूं। जैसे सैनिक धाम के नाम पर जिस तरह बेईमानी हुई है, आज कृषि मंत्री है, मैं कृषि मंत्री रहा हूं। आज जिस तरह किसानों के साथ धोखा हो रहा है, और ये मैं मंसूरी की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो विधायक कोई हो, चाहे हरक सिंह हो, चाहे कोई हो, किसी भी पार्टी का हो, जो जनता की लड़ाई में जनता के साथ नहीं है, मजदूरों के साथ नहीं है, गरीबों के साथ नहीं है, अरे बड़े बड़े व्यापारियों के साथ तो सब लोग होते हैं। कांग्रेस सरकार बनाएगी। आज चाहे महिलाओं का उत्पीड़न हो, केवल अंकेता की बात नहीं है। लाल कुएं भाजपा के नेता ने रेप किया, चंपावत में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में एक भाजपा की महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष की ने अपनी लड़की के साथ, 14 साल की लड़की के साथ रेप करवाया। ये भाजपा महिलाओं को उत्पीड़न कर रही है। केंद्र सरकार का जो महिला आयोग है, उसकी रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, कि सबसे ज्यादा देश के अंदर जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है वो देहरादून में हो रहा है। देहरादून के जो 10 असुरक्षित शहर हैं महिलाओं के लिए, उसमें देहरादून भी है। तो आज इस मुद्दे पर पेपर लीक हो रहा है, हर मामले में भाजपा इन्वॉल्व। जॉर्ज एवरेस्ट में अरे लूट मचा दी, तुमने रेलवे स्टेशन दे दिए, तुमने एयरपोर्ट दे दिए। अब एक हमारे हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंट का एक चीज थी हमारे पास, जॉर्ज एवरेस्ट, उसको भी तुमने कौड़ियों के दाम दे दिया। कांग्रेस की सरकार आएगी, ईंट से ईंट बजा देगी। ये जो फर्जी बाबा है ना, यहाँ फर्जी बाबा है। देखिए, कांग्रेस सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, एक एक कार्यकर्ता के बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। हमारा मकसद इस समय हरक सिंह का मकसद हरक सिंह नहीं, प्रीतम का मकसद प्रीतम नहीं, गोदयाल का मकसद गोदयाल नहीं। हमारा मकसद है उत्तराखंड के मान सम्मान को बचाने के लिए बेलवंती चौहान, हंसा धनाई, राजेश सावत, भाई बेंजवाल, जिन्होंने इस राज्य के लिए प्राणों की आहुति दी है, उनके सपने को पूरा करने के लिए हम उत्तराखंड में कांग्रेस की अलग जगाएंगे। अगले 3 महीने के कार्यक्रम हमने बनाए हैं। गोरद्वार में भाईचारा है, वहां के मुस्लिम मंदिरों में जाते हैं, हिंदू मस्जिदों में जाते हैं। क्या हम अजमेर शरीफ की दरगाह हिंदू नहीं जाता? क्या कलियर शरीफ की दरगाह हिंदू नहीं जाता? इतना भाईचारा कोटद्वार में था। तुम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में दंगे हुए, मेरठ में दंगे हुए, लेकिन तुम हमारे उत्तराखंड में
जहां भाईचारा है, प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, तुम केवल चुनाव के वर्ष में इस तरह जानबूझकर माहौल को खराब करने के लिए गले बाबा लिख दिया अपनी दुकान के आगे। क्या बाबा कृष्ण में नहीं होते? क्या फर्जी बजट है? देखिए, बजट अगर ये अच्छा बजट होता तो आज जो फाइनेंशियल हुआ है वो गिरा होता। 23% गिर गया है। जब कोई अच्छा बजट होता है तो हमेशा फाइनेंशियल ग्राफ ऊपर जाता है। आज रुपए की कीमत कितना हो गया? 93 रुपया, 93 रुपया हो गया। अरे मोदी जी, आपने कहा था जब 2014 के चुनाव में, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब 56 रुपया था रुपया डॉलर के मुकाबले, कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपए की कीमत घटती है, तो समझ लो देश के अंदर बेरोजगारी, गरीबी आ गई है। आज क्या हो गया? ये अच्छा बजट है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आपदा प्रबंधन में 100% केंद्र सरकार पोषित था। आज उन्होंने 90% कर दिया कि 10% प्रदेश सरकार को खर्च करना पड़ेगा आपदा प्रबंधन में। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 100% केंद्र सरकार सहयोग करता था। आज 90% केंद्र सरकार, 10% प्रदेश सरकार। ये कोई बजट है क्या? ये तमाशा है, छलावा है, धोखा है देश की जनता के साथ। निराशाजनक बजट है। आक्रोश रैली निकालना भी स्वाभाविक है कि जिनके रोजगार पर असर पड़ता है, उनके रोजगार को कैसे मुहैया कराया जाए, इस पर सरकार की भी चिंता रहती है, स्थानीय सरकार की भी, जनप्रतिनिधियों की भी चिंता रहती है कि रोजगार के अवसर कैसे दिए जाए। भारत सरकार ने फुटपाथ व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तय करी। भारत की संसद ने उसे पारित किया, वेंडर जोन। और वेंडर जोन को बनाने का काम राज्य सरकारों की और स्थानीय सरकार का जिम्मा दिया। आज इन लोगों को, पटरी व्यवसायियों को सुदूर इधर और उधर भेजने से ये कार्य नहीं चलने वाला, बल्कि इसके लिए तो एक मतलब जो है एक DPR बनाई जाए, जिसमें वेंडर जोन जो है के लिए जगह चिन्हित करके और DPR बनाई जाए और उस पर जो है सबका समायोजन कर दिया जाए। एक मर्तबा सबके समायोजन के लिए ये होगा कि भाई वेंडर जोन में सब लोग समायोजित हो गए। अब आगे दिन प्रतिदिन जो है ये पटरियाँ ना बढ़ें। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी स्थानीय सरकार है, उस सरकार को, नगर पालिका को इस पर जो है पहल करनी चाहिए। प्रशासन और शासन के खिलाफ जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों से ये लोग इनको तंग किया जा रहा है, इनको बिना व्यवस्था के इनको जहाँ पर बिठाया गया है, आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पर इनकी रोजी रोटी चलना मुश्किल है। एक सब परिवार में समझता हूँ, इनके सभी आपके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में जहाँ पढ़ रहे थे, आज वहाँ पर ये नौबत आ चुकी कि वहाँ पर ये फीस भी नहीं दे पा रहे। तो किस प्रकार से इनकी रोजी रोटी चलेगी, इनका पालन पोषण चलेगा। देखिए, सरकार को एक होना चाहिए था, एक पहले TVC जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने किन आधारों पर, पहले तो आपके इनका चयन किया कि कहाँ पर व्यवस्थित किया जाए। भाई अगर जाम मान लो यहाँ पर लग रहा था, यहाँ पर किसी प्रकार की सुंदरता से होती, तो आज जहाँ बिठाया गया वहाँ भी तो जाम लग रहा होगा। क्या वहाँ जाम की स्थिति नहीं है? वहाँ भी सेम स्थिति है। तो क्यों पहले एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई कि भाई जहाँ पर, और वेंडिंग जोन का एक्ट बोलता है कि जब तक वेंडिंग जोन आपके ढंग से निर्मित ना हो तब तक आप उनको हटा नहीं सकते। क्यों उनको हटाया गया? क्यों नहीं उन बातों का ध्यान रखा गया? तो इन सभी बातों को लेकर हमारा कहना इतना है कि भाई एक व्यवस्था बनाई जाए। जिस प्रकार से आपके फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भाई नाइट मार्केट चलते हैं, उसी प्रकार से एक मार्केट का निर्माण ऐसा किया जाए, यहाँ पर मसूरी में इनकी व्यवस्था की जाए, वेंडिंग जोन बनाया जाए, उस मार्केट को एक नाइट मार्केट का आपके रूप दिया जाए और एक इस तरीके से रहेगी भाई इनकी रोजी रोटी तो चल पाए। कम से कम जो इनके जो आपके इनकम है, इनकम सोर्स इतनी तो हो कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले ढंग से। सिर्फ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने से 8 महीने से हमको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। ना कहीं रोजगार के नाम पे कुछ है। सिर्फ नाम देने से क्या होता है कि आप नाम दे दो किसी को और वहाँ बैठा दो और वहाँ रोजगार ना चले। हमें महंगा शहर है मसूरी, इतना महंगा शहर है, यहाँ जो है भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल है। कैसी बात कर रहे हैं आप?
अब रोजगार की बात, हमारे 6-8 महीने से रोजगार नहीं चल रहा है। 8 महीने से हमारे कैसे हम घर की फीस चला रहे, कैसे बच्चों की फीस, इतने महंगे महंगे स्कूल में बच्चे डाल रखे हैं। अरे अगर बेसिक स्कूल में या कहीं पढ़ाना हो तो गाँव में न चल जाएं, गाँव में न रहें अपने, हैं। तो हम इसलिए जो है ये आक्रोश रैली हमारे इसलिए है क्योंकि मैडम हमें जो है सिर्फ जो है एक लॉलीपॉप टाइप का दे रही है कि यहाँ बैठ जाओ, कर तो दी मैंने व्यवस्था। अरे बताइए ना कहाँ पे वेंटर जोन बना रहे आप, जहाँ पे वेंटर जोन बता दीजिए। अगर वो समीप होगा, मार रोड के समीप होगा तो हम समर्थन करेंगे मैडम का, सबसे पहले हम समर्थन करेंगे। तो क्या रुक करेंगे अगली खबर का। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया। राजकुमार ने कहा कि इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, उनके खिलाड़ियों और लोगों के लिए बड़ा नुकसान होगा। ये राजनीतिक फैसला है, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर आईसीसी इस पर कार्रवाई करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत नुकसान होने वाला है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम मना कर रही है खेलने के लिए, क्या कहेंगे? बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये बड़ा ही अजीब सा फैसला है पाकिस्तान का। अभी तक उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था। पहले बांग्लादेश के फेवर में उन्होंने वोट किया कि बांग्लादेश को भारत में नहीं आना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, और अब उन्होंने खुद भी बैकआउट करने की बात की है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, जो कि देखना चाहते हैं भारत के खिलाफ मैच खेलते हुए अपने प्लेयर्स को। तो उनके प्लेयर्स के लिए, उनके सारी पब्लिक के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा सोचेगा इस बात पर। सर, भारत के खिलाफ मतलब ऐसा फैसला लेना क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक चुनौती रखती है कि भारत के खिलाफ जो एक मैच खेलेगा? देखिए, क्रिकेटिंग उसमें देखें तो भारत बहुत ऊपर है पाकिस्तान से कंपटीशन में, अगर आप देखें। लेकिन ये पॉलिटिकल फैसला है, तो इसमें मतलब उनको सोचना चाहिए कि आईसीसी अगर उन पर कोई एक्शन लेगी तो पाकिस्तान बोर्ड को बहुत नुकसान होने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोबारा सोचेंगे अपने इस डिसीजन के बारे में। हरिद्वार के रुड़की में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब दलित समाज के दो पक्षों के बीच अचानक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। देखते ही देखते दोनों ओर से फायरिंग और पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बवाल के दौरान एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि हुई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालात को काबू में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामला रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव का है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स बुलाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ से हैं? भूपेंद्र है जी, बिनारसी गांव से। भूपेंद्र जी, क्या है पूरा मामला? ये जी, हम गुरु रविदास लीला निकाल के और खाना खिला रहे थे, तो वे दूसरी पार्टी थी, वे पहले तैयारी थी मोदी। उन्होंने एक लड़का लारो ले जाकर उधर गइयों में ले जाकर गोली मार दी, वो खत्म हो गया वहीं गाँव पड़ा हुआ लड़का। और फिर हम इधर से जब पता लगा गए, हम तो वैसे ही खाली आते, हमें तो पता ही नहीं क्या मैटर था, खाना खिला रहे थे सबको। उसके बाद फिर हम इधर से गए तो छत पर चढ़कर अपना गोलीबारी करने लगे। अब इनका दो लड़कों को, इनका भी गोली लगी हुई है पैर में और उस मुंह पे लगी हुई होठ पे। कितने लोग घायल? ये आज 10-12 आदमी घायल है। किस बात को लेकर विवाद हुआ? भाई ये तो कह नहीं सकते, पुरानी कोई रंजिश होगी उनकी। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग करी है? उसमें दो तो लड़के उसके थे शेरू के, और एक लड़का दीपा था, इसका क्या नाम, राजवीर का। इन्होंने छत पर गोली चलाई खड़े होकर और उन्होंने गोली मारी उसके लड़के। कितने राउंड फायरिंग हुई है? 10-12। इसमें किसी आदमी की मौत हुई है? हाँ जी, 2 लड़कों को इनका लगी गोली और भी घायल है। किसी की मौत हुई है? हाँ, मौत हुई है एक लड़के की। कितनी मौत हुई? उसकी ऐसी होगी 18-20 साल। तो ये शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले, कुछ एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। अभी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी और घायल क्या हैं, कैसे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है। बाकी हम अभी सर्च करें, फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सर, हल्का था, लोगों में आक्रोश था और
ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं, तो एक बार वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है और जब तक शांति व्यवस्था चूँकि बन चुकी है और हम बनाए रखने के लिए आगे रखेंगे। क्या कभी तहरीर आई है? अभी तहरीर वो तैयार करें, वो अगला टास्क ये है कि हम एक प्रॉपर तहरीर लें और इसके बाद FSL वाली हमारी चीज़ें होनी हैं, कुछ लीगल एक्शन, उस जो प्रोटोकॉल है वो हम फॉलो करेंगे। अच्छा सर, कितने लोग बताए, बाकी जैसी तहरीर आती, जो आई विटनेस होंगे, जो परिजन जो तहरीर देंगे उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। अभी मांगे क्या? ठीक है, अभियुक्तों को पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये उनकी मांग है और तहरीर के बाद हम अपनी लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे। अगली खबर भी हरिद्वार से है। हरिद्वार में सराय के लोग पिछले 45 दिनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं। मांग कोई असंभव नहीं, बस ये कि अंडरपास बने ताकि रोजमर्रा की आवाजाही सुरक्षित हो सके, बच्चों बुजुर्गों की जान जोखिम में ना पड़े और गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। लेकिन हकीकत यह है कि 45 दिन सिर्फ आश्वासन देने में बीत गए, फाइलें घूमती रही, बयान आते रहे, समाधान नहीं हुआ। सवाल सीधा है, क्या गरीब का हक इतना सस्ता है? जब बात बड़े प्रोजेक्ट्स की होती है तो निर्णय पलक झपकते हो जाते हैं और जब बात गांव की बुनियादी जरूरत की आती है तो समय क्यों थम जाता है? धरने पर बैठे ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे रहा है, पर उम्मीद अभी भी जिंदा है। प्रशासन से अपील है कि आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए, क्योंकि विकास का मतलब भाषण नहीं, जमीन पर दिखता समाधान है। देखिए हमारे संवाददाता रणविजय कुमार की ये रिपोर्ट। आखिर किस समस्याओं को लेकर आपने धरना पर कितने दिन से बैठे हैं? भैया हम 40 दिन से बैठे हैं यहाँ धरना प्रदर्शन पर। तो क्या आप धरना में बैठने से कुछ जो है समस्या का समाधान कुछ दिख रहा है या फिर कुछ नहीं दिख रहा भाई यहाँ समस्या का समाधान? तो फिर आप क्या चाहते हैं? भाई हम चाहते हैं ये, हम यहाँ धरने पर से बिल्कुल भी हटने के नहीं। हमें एक बार को यहाँ मरना पड़ा, हम मरेंगे, पुलिस ठाका लेकर जाएगी, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार है। और कुछ भी हो यहाँ से, हम यहाँ 1 सेकंड को नहीं हटने के भैया यहाँ। ठीक है, कोई आला अधिकारी के यहाँ कोई सूचना या फिर? भैया हम DM के यहाँ गए और पता नहीं किस किस के, हम सबके यहाँ जा चुके हैं, हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही और हम यहाँ धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, इतना चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाओ। ठीक है, हमें तो ज्यादा भी रास्ता नहीं मांग रहे, हम थोड़ा रास्ता दे दो, ये नहीं है कि हम यहाँ बहुत बड़ा मांग। हमें तो अगर एक बाइक का भी रास्ता मिल जाता है तो हम खुशी खुशी से वो करते हैं। अगर आपको अंडरपास नहीं मिलता है फिर किस हद तक जाएंगे? भाई हम मरना पसंद करेंगे, मेरे 4 बच्चे 5 और मैं और मेरी जो पूरी वो ना सराय के, हम मरना पसंद करेंगे, पर हम यहाँ से हटने के नहीं। हमें तो इतने दिन हो गए घर से वीरान है, हम खाना पीना कुछ भी हम अपना घर का नहीं देख रहे, हम यहाँ धरना प्रदर्शन पे पड़े। महबूब शाह। अच्छा, किस समस्याओं के लिए आप धरने में बैठे हैं? समस्या हमारी है कि हमारा एक चक रोड है, गाँव का है, और ये जो रजिस्ट्रियाँ हमारी कॉलोनियों की हैं, सारी रजिस्ट्रियाँ हमारी यही रोड दिखा के दे रखा है। ये आम रास्ता है हमारा और कम से कम 150-200 साल पुराना रास्ता है और इसमें हम अपना अंडरपास बनवाने के लिए अपील कर रहे हैं DM महोदय से भी और प्रशासन से भी, NDH वाले DH वाले इनसे भी, सबसे कहकर थक चुके हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। यदि आपकी सुनवाई नहीं हो रहा, आपकी मांगे पूरी नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हो, चाहे इसमें धरना प्रदर्शन हमें और 1.5 साल करना पड़े या फिर हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें जेल जाना पड़ेगा, आंदोलन और लंबा खींचेगा, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपना अंडरपास बनवा कर रहेंगे हम। यो क्या धरना पे बैठने के दौरान क्या किसी पुलिस प्रशासन या किसी आला अधिकारी को परेशान भी किया जाता है? हाँ, नहीं, परेशान भी किया जाता है। पिछली बार हमने बढ़ने नहीं दिया था, रोक दिया था, तो 2-3 बार तो DM साहब भी आ गए, खुलवा गए रास्ता, क्यों खोल दो, इनका एक रास्ता चलने दो, और बीच का रास्ता जो मना करके थे कि रास्ता काम नहीं होने का। लेकिन जब हम DM साहब के पास वहां चले जाते हैं, वहां से हम आ नहीं पाते, वहां आने से पहले ये काम शुरू कर देते हैं इधर, फिर उनको रोकते हैं, चले जाते हैं, उनको कह देते हैं कि हम ये रास्ता बंद नहीं कर रहे अब। और जब से काम नहीं चालू हुआ, जब से यही कहते आ रहे आपको अंडरपास बनवा के देंगे, आश्वासन देते आ रहे, लेकिन लिखित रूप में कुछ नहीं देते हमें। मेरा नाम कासिम है। कितने दिन से धरना पर बैठे हैं? ये जो है 22 दिसंबर से लगभग 44 दिन के करीब हो गया। किस समस्या के लेके बैठे? ये अंडरपास के समस्या में है। तो क्या किसी ने आपने आला अधिकारी या फिर कोई NH की आपने सूचना दी? आपने NH के अधिकारी तक भी सूचना दे रखी है और वो आते जाते हैं, लेकिन हमसे जो है वार्ता नहीं करते और हमें जो है इसका कोई आश्वासन नहीं देते। हमने DM महोदय के पास भी जो है ज्ञापन सौंपा है, 1 बार नहीं 4-4, 5-5 बार जा चुके। उसकी रिसीविंग भी देखो आप, मैं दिखा सकता हूँ, ये सब रिसीविंग सब जो है उन्हीं की है। ये SDM साहब की है, ये DM साहब की है, देख सकते हैं आप। तो DM साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? DM साहब आश्वासन देते हैं कि भाई जो है हम NH के लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं जितना संभव हो सकता है वहाँ छोटा बड़ा जिस रूप में मिल जाएगा। अगर आपका मांग अगर पूरी नहीं हुआ तो आप क्या किस हद तक जाएंगे? देखो, हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है
जिस हद तक के हमें जाना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार है, चाहे हमें जो है इसमें अपनी शहादत क्यों ना देनी पड़े। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोड़ी टोल प्लाजा पर एक महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन लगी होने पर पूछताछ करना ही मात्र विवाद की वजह बन गया। मारपीट में महिला अधिवक्ता और उनके 3 साथियों को काफी चोटें आई है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद कई वकील आक्रोशित होकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और हंगामा काटा। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इमरजेंसी में घायलों से मिलने पहुंचे, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर दी। और क्या घटना हुई? आज मारपीट हुआ है, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम आरती पांडे है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मामला ये है कि हम लोग 3:30 बजे के लगभग अपने घर से, मान लीजिए हम लोग 2 बजे निकले, 3:30 बजे के लगभग हम लोग टोल प्लाजा के पास पहुँचे जो मारकुंडी में स्थित है। वहाँ पे पहुँचे तो लगभग हम लोग की गाड़ी से पहले 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हम लोग वेटिंग में लगे हुए थे कि अब मतलब वो लोग आगे जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रीन सिग्नल चला हुआ है, फिर ऐसे बैठे बैठे 10 मिनट बीत गया। फिर टाइम ओवर होने लगा तो हमारे जीजा जी नवीन सिंह जी वो निकल करके गाड़ी से गए आगे पूछताछ करने की, मतलब क्या मामला है, कितना जाम लगा हुआ है, गाड़ी आगे पास क्यों नहीं हो रही है। तो अंदर केबिन में बैठे हुए एक टोल कर्मी जिसका नाम मुझे नहीं पता है, वो माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे और बोले कि तुम चुपचाप जा करके गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। हम लोगों को कुछ नहीं पता था, हम लोग महिलाएं, भाई मेरी बहन भी थी, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और अवनीश दुबे जी जो हैं जिनके हाथ में चोट आई है, गंभीर चोट आई है, वो भी गाड़ी में ही थे। ये अकेले गए हुए थे। इनको गए जब 10 मिनट हो गया ये नहीं वापस आए, तो हम लोग सोचे कि मामला क्या हुआ कि वो वापस अभी तक नहीं आए हुए हैं। तो हमने इनको कहा कि जाइए देखिए, तब तक वहाँ मतलब 2-4 लोगों का शोर शराबा, 2 लोग मिलके उनको मारने पीटने लगे। वहाँ पे धक्का मुक्की होने लगा, शीशे में से दिखा कि वहाँ धक्का मुक्की हो रहा है। फिर उसके बाद तो तुरंत ये दौड़ते हुए अवनीश दुबे जी गए वहाँ पे। जब ये बीच बचाव करने लगे तब तक वो लोग उनके सर पे इतना गंभीर वार कर दिए कि पूरा खून एकदम सर से पूरा बहने लगा, नवीन सिंह जी के सर से। फिर इनके ऊपर भी उन लोगों ने हमला बोल दिया। तब तक वहाँ पे 4-5 टोल कर्मी जो थे वो भी आकर के उपस्थित हो गए, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ और मारपीट करने लगे। दोनों लोगों को नीचे जमीन पे पटक पटक के मारने लगे। फिर उसके बाद मैं दौड़ते हुए गई, मेरा पूरा स्लीपर टूट गया, सैंडल टूट गया। वो निकली बाहर, उनको वहाँ पे एक टोल कर्मी आया, धक्का दे दिया। जिनके पीछे मतलब वो एंजाइटी की उनकी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो पूरा उनका शरीर मतलब कि कंपन करने लगता है। वो उनको धक्का मार दिया। वो टोल का जो नीचे वो विवाद किस बात को लेकर हुआ था? विवाद सर इस बात को लेकर के हुआ कि ये बस पूछने गए थे कि भैया इतना लेट क्यों लग रहा है, जब ग्रीन सिग्नल जल गया तो गाड़ी तो आगे पास होगी ही, तो क्यों लेट लग रहा है। इतने पे वो माँ बहन की गाली गलौज करने लगे। सिर्फ यही बात थी सर, और कोई बात नहीं। और हम जब गए तो वो मेरा बाल पकड़ के मतलब पूरा पीछे खींच दिए, और जिससे वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मेरी साड़ी पूरी अस्त व्यस्त हो गई। दौड़ने में पूरा बार गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, किसी को ये नहीं पता कि कोई पुलिस आई थी। ये सोचो है कि क्या है, वो आधे 1 घंटे के बाद वहाँ पे भयंकर जब वो लोग इतना मारपीट किए कि पूरा तांबे का वो पहने थे वो निकाल करके ब्रेसलेट अपना पूरा मार दिए कड़े से, पूरा सर फट गया है नवीन सिंह जी का। और अवनीश जी के हाथ में गंभीर चोट आई हुई है, पूरा ब्लड पूरा ऊपर से लेके नीचे उस ऑफिस से 2-3 लोगों को चोटें आई हैं। अब आपने क्या तहरीर वगैरह दी है? हाँ, तहरीर मैं अभी देने जा रही हूँ जी। अध्यक्ष जी बताइए कि यहाँ पर कुछ मारपीट की घटना हुई टोल प्लाजा पे, क्या मामला था और आप कैसे यहाँ मतलब क्या कार्रवाई कर? अधिवक्ता को बताया जा रहा है मामला क्या है? जी आरती पांडे अधिवक्ता हैं। वो अपने दादी घर ओबरा जा रही थी, उनके साथ उनकी बड़ी बहन और उनके ब्रदर इन लॉ जीजा थे, एक अन्य रिलेशन के मेल पर्सन थे। 2 महिलाएं 2 पुरुष जा रहे थे। लोढ़ी टोल नाका पर पहुंचे तो वहाँ कुछ जाम सा लगा था। 2 गाड़ी के पीछे लोग की गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर। जब ये उतर के इनके जीजा पूछने गए कि भैया इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें जाना है, कई काम है, तो उसी पर 2 टोल कर्मी इनको माँ बहन की गालियां दे दिए और धमकी जान मार के और मार के लाश फेंकने की धमकी दिए। तो ये दोनों का विरोध किए कि आप गाली धमकी क्यों दे रहे हो, पूछने पर आप इतना गुंडागर्दी क्यों। इसी हल्ला बातचीत में कुछ और टोल कर्मी 6-7 और आ गए जैसा ज्ञात हुआ। तो सारे लोग मिलकर इनको कलाई के कड़े से, लोहे से, लाठी से सबको मारा गया। एडवोकेट जो हमारी बहन आरती पांडे हैं उनको, उनकी बहन को और 2 अन्य जो मेल पर्सन थे उनके जीजा वगैरह उनको भी मारा गया।
हेड इंजरी भी आई है उनकी जीजा को। ड्रेसिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं बगल में हमारे खड़े हैं, हमारे इस तरफ महामंत्री जी, हमारे बार एसोसिएशन के योगेश पांडे जी खड़े हैं। तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप के माध्यम से मुझे मिला, तो वहाँ से शायद पता चला, इंस्पेक्टर साहब वहाँ जाके इन लोगों को भिजवा दिए। यहाँ ये लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए L2 ट्रामा सेंटर में आए हुए हैं, पहले से अपने से आए हुए हैं। उसके बाद घटनाक्रम में 4 लोग थे, 4 लोगों को इंजरी है। इनकी बड़ी सिस्टर का कुछ हालत खराब है, कुछ प्रीवियस का, हाँ गंभीर है, सीरियस है, सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। चूँकि उनको कुछ प्रीवियस रहा होगा परेशानी की, जैसे कोई इंसिडेंट हो, कहीं मारपीट हो, तो घबराहट में हाथ पैर कड़ा हो गया था। सारे डॉक्टर्स 3-3 4-4 लोग, EMO साहब सारे लोग लगे हुए थे बचाने में। अभी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है, ऑन बेड हैं L2 में, बेड नंबर नहीं मालूम मुझे, 17 या कुछ होगा। तो उसी अनुक्रम में हमें सूचना मिली कि वो लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ गए ट्रामा सेंटर में। तो हम भी अपने घर से सीधा कार्रवाई के लिए आरती पांडे जो एडवोकेट हैं अपना तहरीर लिख के कोतवाली देने जा रही हैं, और जो भी संबंधित सेक्शंस होंगे, विवेचना होगी, वहाँ सारे कैमरे लगे हुए हैं टोल पर, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक महिला के ऊपर एक मेल पर्सन कैसे हाथ उठा सकता है? अगर कोई गैर कानूनी काम कोई करता है तो आप पहले पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करोगे। अगर कोतवाली पुलिस नहीं सुनती है, हायर अथॉरिटीज है, उसको इन्फॉर्म करोगे। आप मारपीट गुंडागर्दी ये तो नहीं कर सकते। टोल कर्मियों की पूरे प्रदेश में हर जगह शिकायतें हैं, पूरे देश में शिकायतें हैं। चूंकि वहाँ अर्निंग ज्यादा है, इसलिए वहाँ गुंडे के तौर पर लोगों को पाला जाता है। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि टोल यहाँ से तत्काल हटा दी जाए। यहाँ टोल इसलिए नहीं लग सकता कि वन विभाग रेंज में है, गैर कानूनी तरीके से तत्समय जो शासन प्रशासन के लोग रहे होंगे, गलत तरीके से परमिशन दिया गया और कंस्ट्रक्ट हुआ और वसूली की जा रही है। किसी जमाने से वसूली, अभी तक उनका टोल पूरा नहीं हुआ। अभी तक रणनीति बनेगी आप लोग? आगे की रणनीति यह है कि हम आम सभा में, आम सदन की मीटिंग बुलाएंगे, सारी अधिवक्ताओं का, सभी का राय लिया जाएगा। जो भी उनका निर्णय होगा, उनके बहुमत के आधार पर मैं निर्णय लेके और उसके बाद कार्रवाई करूंगा। बाकी पुलिस कानून अपना काम करेगा। तहरीर जा रही है कोतवाली में। आप बार के अध्यक्ष है अशोक प्रसाद श्रीवास्तव मेरा नाम है, आवास पुसौली रोड, ITI विद्यालय रोड पुसौली जी। नवीन सिंह। नवीन जी बताइए कितने बजे घटना है और किस तरह से टोल कर्मियों ने मारपीट की, क्या घटनाक्रम हुआ? समथिंग 3 बजे के बाद की घटना है, 3:30 बजे के आसपास की घटना है। हम अपने रॉबर्ट्सगंज निवास से ओबरा के लिए जा रहे थे और जैसे टोल प्लाजा पर पास पहुंचे हम, क्या अकेले गाड़ी में कितने लोग? हमारे साथ में मेरी वाइफ थी और वाइफ की सिस्टर थी, प्लस एक हमारा दोस्त अविनेश दुबे थे। क्या हुआ? हम लोग जा रहे थे तो टोल प्लाजा पास जब पहुंचे हैं, ऑलरेडी हम लोग के पहले हमारे बाद मतलब के पहले 2 गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और पीछे भी करीब 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी थी। तो हमने पीछे वाले को इशारा किया कि बाद में जब रेड सिग्नल हो गया तो पीछे वाले को इशारा किया, लेकिन जब हम लोग 3-4 मिनट के आसपास वहाँ खड़े थे तो हमने टोल कर्मी से जाकर वहाँ बात किया, भाई विलम्ब क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि अगली वाली गाड़ी का SMS करवाना है, मैसेज अभी उनका नहीं है। हम भी काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ, तो आपने पहले वहाँ पे गार्ड आपको खड़ा करना चाहिए, हम लोग को बैरिकेड करना चाहिए, हम लोग दूसरे टोल से चले जाते। तो उसमें कहा कि आप इसका टोल दोगे, अगले वाले बोलेरो जो गाड़ी खड़ी थी उसका टोल आप दोगे। उसी में फिर उन्होंने हमसे बहसबाजी की और गाली गलौज किया। मारपीट भी हुई? हाँ जी, हाँ मारपीट हुआ है। उसमें से एक उच्च अधिकारी जब आया, उनसे भी बात करने के लिए बोले तो हम उनसे भी बात किए, तो एक और उनसे जब बहस होने लगी तो फिर वो हमसे भी बहसबाजी की है, गाली गलौज भी किए। तो उसमें से एक व्यक्ति क्या नाम है पीछे से मारपीट किया हमको। किस चीज़ से मारपीट की हमने बाद में पता चला कि वो कड़े जो हाथ में कड़ा पहना जाता है उससे मारपीट किया। कितने लोग घायल हैं आपके साथ? हमारे साथ में 2 लोग घायल हैं, पुरुष में, और जेंट्स में एक महिला को जो धक्का दिया है। और साथ में यहाँ तक कि जब वहाँ प्रशासन पहुँची, प्रशासन पहुँचने के बाद प्रशासन से हम लोग बातचीत की। वहाँ पे इतनी भीड़ थी तो हम लोगों ने थोड़ा ऊँची आवाज़ में वहाँ पे बातचीत हो रही थी, जिसमें प्रशासन के माध्यम से बोला गया तो आराम से बात करो। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी। जब शोर हो रही थी कि आप नॉर्मल व्यक्ति बात कर सकता है, किस हिसाब से बात किया जाता है, तो उसमें प्रशासन ने एक अभी कहा, अधिवक्ता जो हमारे साथ आरती पांडे हैं, उनसे क्या नाम है बदतमीजी से बात करते हो कि तुम्हारे जैसा अधिवक्ता तुम जेल में रखते हैं। आप भी करते हैं? आप भी अधिवक्ता हैं? नहीं, मैं अधिवक्ता नहीं, उनके साथ हूँ। हरिद्वार में योगस्थली खेल परिसर रोशनाबाद स्थित इंडोर हॉल में हरिद्वार ताइक्वांडो के तत्वावधान में उत्तराखंड ओपन स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में राज्य के लगभग 10 जिलों से आए 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।
चैंपियनशिप का आयोजन अंडर 12, अंडर 14 व अंडर 17 आयु वर्ग में किया गया। प्रतियोगिता में हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी, पौड़ी, गढ़वाल, उधम सिंह नगर, कोटद्वार, सहारनपुर, ननौता सहित अन्य जिलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में शानदार खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। प्रतियोगिता के परिणामों में हरिद्वार टीम ने प्रथम स्थान, देहरादून टीम ने द्वितीय स्थान तथा रुड़की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर उत्तराखंड ताइक्वांडो संघ के सचिव व जनरल संदीप सैनी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।